Good morning everyone. Now again I am here for to you. Now again we start the online classes. तो कैसे हैं सारे बच्चे? सभी अच्छे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम और आप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे और मिलते रहेंगे, है ना? ताकि हम अपनी हिंदी की कक्षा प्रतिदिन पढ़ते रहें और एंजॉय करें, है ना? हमने अपना लास्ट वाला क्लास कहाँ पे फिनिश किया था? कोई बताएंगे हमें? हाँ, हमने कहाँ किया था? बाघ का ब्याह पढ़ रहे थे हम लोग और हमने बाघ का ब्याह का जो पुस्तक का अभ्यास प्रश्न था वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। उसमें केवल एक एक्सरसाइज रह गया था बेटा। देखिए पेज नंबर 29 पर है आपका। तो वहाँ पर हम लोग पुस्तक का केवल एक एक्सरसाइज जो है वो आज कर रहे हैं। इसके बाद में हम अपना नोटबुक का जो भी कार्य है वो आरंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी पेंसिल और अपनी पुस्तक जो है उसको ओपन कर लीजिए। क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, उसको एक भी मिनट हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना? तो हम तुरंत अपना अभ्यास प्रश्न 4 जो है वो ओपन करेंगे। इसे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पुस्तक में ही करना है बेटा, ठीक है? हमें क्या करना है? समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्द, है ना? समानार्थी शब्द इसके पहले भी हम लोगों ने किए हैं क्या? याद कीजिए। हम लोगों ने इसके पहले कुछ लिंग बदले थे शब्दों के, है ना? जैसे पति का पत्नी था, ब्राह्मण का ब्राह्मणी था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? समान अर्थी, यानी आपको जो शब्द दिए गए हैं उनके लिए और दो ऐसे शब्द लिखेंगे जो बिल्कुल उनके जैसा ही अर्थ देते हैं, है ना? समानार्थी जो शब्द होते बेटा वो हमारी भाषा का एक बहुत ही आवश्यक विषय है, क्योंकि हम अपने प्रतिदिन की बोलचाल में कई समानार्थी शब्द प्रयोग करते हैं। सभी मनुष्य एक ही चीज़ को दिखाने, बताने या बोलने के लिए हमेशा एक ही शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, है ना? जैसे हम जल कहते हैं, उसी को हम पानी भी कहते हैं, कई बार आप वाटर भी कहते हैं, है ना? नीर भी कहते हैं। तो इन अलग अलग शब्दों के बोलने से वो जो वस्तु है वो बदल तो नहीं जाती है, वो तो वही रहेगी ना, एक सफ़ेद पारदर्शी सा तरल पदार्थ जिससे हम पीकर प्यास बुझाते हैं, जो पूरी दुनिया के प्राणियों के लिए सबसे ज़रूरी है। वो चीज़ बदल तो नहीं गई, लेकिन अलग अलग स्टेट में हम जैसे जाते हैं, जैसे हमने पहले बोला कि अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों की भाषा अलग होती है। तो बहुत आसान सी बात है, वस्तुओं को बोलने के लिए या बताने के लिए वो लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं वो भी अलग होंगे। अलग अलग शब्दों के बोल देने से वो वस्तु या उसका गुण नहीं बदल जाता है ना? माँ बोला तो माँ ही रहेगी, माता बोलोगे तब भी वो माँ ही रहेगी। जननी मतलब जो जन्म देती है वो वही रहेगी। अर्थात जो बालक को जन्म देती है उसे आप माँ कहो, आई कहो, या कुछ लोग क्या कहते हैं उन्हें अम्मी भी कहते हैं। तो क्या इन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शब्दों में अलग अलग भाषाओं में बोलने से वह व्यक्ति बदल जाता है? नहीं, क्योंकि वह हर भाषा में हर प्रकार के शब्द में अगर समान अर्थ रखता है, यानी वैसा का वैसा ही हमें अर्थ देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है फीलिंग में, तो वह शब्द कहलाते हैं समानार्थी। तो आज हमें आपको देखिए बेटा, आपकी पुस्तक में ऑलरेडी एक पीला बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, मगर कैसे दिए गए हैं? अलग अलग वर्ण को अलग अलग जगह रख दिया गया है और हमें क्या करना है? उसमें से शब्दों को निकाल कर लिखना है। जैसे देखिए, आपके यहाँ पर बेटा ऐसे बॉक्स बना हुआ है ना? पहली लाइन में न, र, व, घ और त अक्षर दिया है। 1, 2, 3, 4। फिर का, ध, स और दी।
इस तरह से 5 आड़े और 5 खड़े ब्लॉक बने हुए हैं, है ना। अब इसके अंदर देखिए न, श, ठी, अण, ह, आ, नी, इस तरह से दिया है। री, ता, द, पा, व, स, मी, ये अलग अलग वर्ण हमें दिए गए हैं और हमें क्या करना है बेटा, इस बॉक्स में से, इस चौखाने में से हमें जो शब्द यहाँ दिया गया है, पहला है जंगल, दूसरा है दिन, तीसरा है मनुष्य और घ नंबर पर हमें दिया गया है नदी। इनके लिए हमें यहाँ से समान अर्थी शब्द चुनना है और लिखना है। पहला मैं जंगल के लिए 2 शब्द यहाँ से ढूंढती हूँ। जंगल यानी कि फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को एक तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था वन, क्या कहते हैं, वन। और एक उसका समानार्थी है कानन, ये इस तरह से का न, ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा दिन। दिन के लिए पहला समानार्थी है दिवस, क्या दिया है, दिवस। दूसरा शब्द दिवस को क्या कहते हैं, मंगलवार, बुधवार, वार मतलब दिन, तो दूसरा शब्द हमें क्या मिला यहाँ पर, वार, है ना। वैसे से दिनांक को भी कहते हैं, तारीख जो होती है। फिर हमारा तीसरा शब्द है मनुष्य, मैं जो मनुष्य हूँ ना। मनुष्य को एक तो हम क्या कहते हैं, मानव, मनुज, नर, आदमी, बहुत सारे शब्द हैं समानार्थी। लेकिन हमारे बॉक्स में हमें क्या दिया गया है, एक दिया है नर, तो पहला मैंने निकाल दिया नर। दूसरा हमें यहाँ पर कोई सा दिख रहा है, और जो मनुष्य के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, हाँ ये रहा आदमी। तो मैंने दूसरा समानार्थी क्या लिख दिया, आदमी, ठीक है। इसके पश्चात में है नदी। नदी को हम लोग सरिता भी कहते हैं, तरंगिनी भी कहते हैं, तटिनी भी कहते हैं। लेकिन इन सारे समानार्थियों में से इस बॉक्स में कौन सा समानार्थी दिया है, ये हो गया, ये भी हो गया। घ और त मिलकर कोई शब्द नहीं बन रहा, श ती भी मिलकर कोई शब्द नहीं बनता, ढ और स ढणन भी नहीं होता है, ढस दी भी नहीं होता है, नरी भी नहीं हो रहा है। हाँ, एक जरूर बनता है तटीनी, जिसके किनारे पर तट होते हैं उसे कहते हैं तटीनी। और एक है आपकी सरिता। यस, ये नाम भी होता है, बहुत से लोग रखते भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे चारों शब्दों के लिए हमने इस बॉक्स में से 2-2 समानार्थी शब्द ढूंढ लिए हैं, है ना। अब आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम अपने नोटबुक में लिखने वाला कार्य आरंभ करेंगे बेटा, ठीक है। बहुत सरल सा कार्य है, तो सभी लोग शीघ्रता से इस कार्य को उतार लीजिए। अब हम इस कार्य को भी यहाँ से हटा रहे हैं।
ठीक, अब हम जो कार्य करने जा रहे हैं वह सिर्फ हम अपनी कॉपी में करेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड क्लियरली, राइट इन CW नोटबुक। अभी हमने आप लोगों की कॉपीज चेक की। मेरे बार बार समझाने और बताने के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने एक ही गलती दोहराई है। हम बार बार कह रहे हैं पुस्तक के अभ्यास प्रश्न बेटा हम पुस्तक में ही समाप्त करते हैं, और जो कार्य हम आपको नोटबुक में लिखवा रहे हैं वही कार्य केवल आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, है ना। अन्यथा कोई भी एक्स्ट्रा वाला वर्क आप अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले एक और बात कहूँगी मैंने अधिकतर से अधिकतर बच्चों की कॉपियों में ये गलती देखी है कि जब मैंने उन्हें लिख कर दिया कि श्रुत लेख शब्दों को 3 बार लिखना है, आप लोग उसको बस वैसा ही लिखकर छोड़ देते हैं। श्रुत लेख 3 बार लिखें, लेकिन आप उन शब्दों को 3 बार नहीं लिख रहे हैं। ये गलत है और सही बिल्कुल भी नहीं है बेटा। क्योंकि हम कॉपी में लिखते हैं और आपको सेंड करते हैं तो हम उसमें 3 बार नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो आज से ये गलती नहीं होगी। सभी बच्चे अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठेंगे और हमारे साथ कार्य आरंभ करेंगे। हमारा पहला कार्य क्या है, सभी लोग जानते हैं अच्छे से। पहला है श्रुत लेख शब्द मैं ऐसा लिख कर देती हूँ और आप लोग सिर्फ ऐसा लिखकर शब्दों को सिर्फ एक बार लौटा देते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर आपको बाकायदा रेखा खींच कर दे रहे हैं। पहला शब्द है हमारा ब्राह्मण। दूसरा शब्द है हमारा प्रार्थना। प्रार्थना की थी ना कि मेरी भी ब्याह करवा दीजिए। तीसरा शब्द है हमारा बेटा आश्चर्य। इसके बाद चौथा वाला शब्द है धन्यवाद। धन्यवाद। पांचवा शब्द है ब्याह। ठीक है, इन सभी शब्दों को आप इस तरह से यहाँ पर और 2 बार लिखेंगे और उच्चारित करके देखेंगे। इसके पहले वाली कक्षा में हमने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, याद कीजिए। राष्ट्रीय पशु के बारे में कुछ वाक्य लिखने को। मुझे बहुत कम बच्चों के कार्य प्राप्त हो रहे हैं और कॉपी में भी हमने देखा है होमवर्क प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। तो याद रखिए, जैसे ही आपका नोटबुक में लेखन का कार्य समाप्त होता है प्रश्नोत्तर के बाद, वहाँ पर आप अपना यह होमवर्क ज़रूर लिखकर मुझे देंगे, है ना। इसके पहले हम लोगों ने कुछ कठिन शब्द लिखे थे, वह कार्य भी हम आपकी कॉपी में चेक करेंगे। तो कोई भी कार्य कम ज़्यादा या इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब एक ही पार्ट से संबंधित कोई कार्य है तो वो सभी एक ही जगह करने की कोशिश करना चाहिए बेटा, ठीक है। अब इन शब्दों के बाद में हमारा द्वितीय कार्य है शब्दार्थ लेखन। शब्दार्थ लेखन। शब्दार्थ लेखन के लिए पुनः पुनः दोहरा रही हूँ बेटा, बाकायदा बीच में इस तरह से रेखा खींचिए और फिर अपना लेखन कार्य आरंभ करें। पहला शब्दार्थ है हमारा उपहार। उपहार यानी भेंट, जिसे आप लोग गिफ्ट कहते हैं ना आजकल, उसे उपहार कहा जाता है। दूसरा है रस्म।
रस्म यानी कि रिवाज, है ना, रिवाज। तीसरा शब्दार्थ है हमारा ब्याह। हमने पहले ही आपसे कहा था कि ब्याह शब्द जो है वह कैसा है, देशज है, ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाने वाला, जिसे हम विवाह कहते हैं। फिर एक अगला शब्द है जीवन साथी। जीवन साथी का मतलब होता है बेटा पति और पत्नी का जोड़ा, पति और पत्नी, सभी को दिखाई दे रहा है, का जोड़ा, है ना, पेयर ऑफ हस्बैंड वाइफ। ठीक है, इसके बाद में है हमारे प्रश्न उत्तर बेटा। तो सभी लोग यह कार्य अच्छे से सुंदर अक्षरों में व्यवस्थित रूप से कर लीजिए। हम बार बार दोहरा रहे हैं, जब भी आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए उसके नीचे इस तरह से लाइन खींच दिया कीजिए, ताकि प्रत्येक कार्य जो है बेटा वह अलग अलग तरीके से आपको दिखाई दे और सुंदर तरीके से भी दिखाई दे। चलिए, अब हम इस कार्य को यहाँ से हटाते हैं और अपना अगला कार्य आरंभ करते हैं। हमारा अगला मुख्य कार्य है बेटा प्रश्न उत्तर का लेखन। हमेशा प्रश्न उत्तर लेखन से पूर्व उसके लिए हेडिंग अवश्य लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, आपकी पुस्तक में भी देखिए बेटा, आपको बाकायदा अभ्यास प्रश्न जो 5 है वह दिया गया है। पहला प्रश्न क वाला हम लिख रहे हैं। बाघ ने जंगल में ब्राह्मण से क्या पूछा? है ना? बाघ ने जंगल में ब्राह्मण से क्या पूछा? ठीक है, उत्तर सभी को दिखाई दे रहा है। बाघ ने जंगल में ब्राह्मण से पूछा। क्या पूछा था? कोई बता सकते हैं? थोड़ा सा याद कीजिए। ब्राह्मण
देवता, है ना, आप कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? और कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या देखा कि उसने एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आ रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, और वही चीज हमने क्या करा, अपने उत्तर में लिख दिया है। ठीक है, इसके पश्चात हम अपना प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे, ख वाला। प्रश्न नंबर ख, ब्राह्मण ने बाघ को, ब्राह्मण ने बाघ को ब्याह का, ध्यान दीजिए बेटा, ब्याह का क्या मतलब बताया? क्या मतलब बताया? आप इस प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें एक ही वर्ण बार बार आया है। जब एक ही वर्ण या शब्द बार बार आता है वाक्य में, तो कई बार हमारी जो जबान होती है, टंग, वो स्लीप कर जाती है। ब्राह्मण ने बाघ को ब्याह का क्या मतलब बताया? ठीक है, और जब हमें ऐसा लगे कि एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है और हमें उसे बोलने में तकलीफ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में बांटकर थोड़ा सा रुक कर या एक हल्का सा 1 सेकंड का विराम देकर कहेंगे, है ना। जैसे ब्राह्मण, बाघ, ब्याह, सब एक ही वर्ण रिपीट हो रहा है ना, तो उसके लिए हमने क्या वो करा, उसको हम रुक रुक कर कहते हैं। चलिए, ब्राह्मण ने बाघ को ब्याह का मतलब बताया कि एक पुरुष और विवाह या ब्याह के बाद, है ना, जब उन दोनों का ब्याह हो जाता है उसके बाद की बात बता रहे हैं। क्या हो जाते हैं? पति पत्नी कहलाते हैं। पति पत्नी कहलाते हैं। पूर्ण विराम। देखिए, बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया है। जब हम एक समान अर्थ देने वाले या एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले या एक ही शब्द को जब बार बार लिखते हैं तो उनके बीच में अक्सर योजक चिन्ह, जिसे आप लोग डैश कहते हैं, वह वाला चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा हमारा, जब बाघ प्रश्न नंबर ग, जब
मंगलवार को आया, मंगलवार को आया तो ब्राह्मणी ने उससे क्या कहा? क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए सभी। है ना? याद है पहली बार ब्राह्मण ने उसे मंगलवार को बुलाया था तो बाघ पहुंच गया था, पर डर के मारे वो बाहर नहीं निकला था। अब हमें बताना पड़ेगा कि ब्राह्मणी ने उसको क्या जवाब देकर वहां से भगा दिया था। जब बाघ मंगलवार को सभी बच्चे ध्यान रखें, लिखते समय आप जो लिख रहे हैं बेटा उसे बोल बोल कर लिखिए, जितना तेजी से, जितना जोर से, जितना क्लियरली हम कहते हैं आप भी वही कोशिश करेंगे ताकि आपकी लेखनी और आपका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही शुद्ध हो जाए। जब बाघ मंगलवार को आया तो ब्राह्मणी ने कोई सा बहाना बनाया था? ब्राह्मणी ने उससे कहा। अब क्या कहा था? याद कीजिए कि मेरे पति, मेरे, है ना, ब्राह्मण को तो वो अपना पति कहेगी ना, ब्राह्मण की तो ब्राह्मणी थी। मेरे पति अभी क्या है? बीमार है ना? था नहीं, पर अब बात को भगाने के लिए तो कुछ भी बोलना पड़ेगा, तो झूठ ही बोल दिया उन्होंने। बीमार है तो कुछ दिन बाद आना, तो कुछ दिन बाद आना, पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा वाक्य साधारण तरीके से खत्म हो रहा है, इसलिए हमने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया बल्कि क्या लगाया है? पूर्ण विराम लगाया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, घ नंबर पर। ब्राह्मण ने पड़ोसियों के साथ मिलकर क्या किया? ब्राह्मण ने पड़ोसियों के साथ मिलकर क्या किया? कोई बताएगा मुझे क्या किया था? उसका वेलकम किया था, उसकी शादी करवाई थी, उसको गिफ्ट वगैरह दिए थे क्या? नहीं। क्या किया था? देखो उत्तर, ब्राह्मण बड़ा चालाक निकला, है ना? ब्राह्मण ने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर, कोई बताएंगे क्या किया था बेटा? उसने उसको बंद करने के लिए कुछ बनाया था, बांस के डंडों से डंडो, दो बिंदिया, एक न के लिए और एक बहुवचन की, डंडों से एक पिंजरा
बनाया और उसे, है ना, तैयार करना या बनाना एक ही बात होती है, और उसे घास से ढक दिया। पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा घ वाला प्रश्न यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगला प्रश्न हम इस तरफ लिख रहे हैं बेटा। प्रश्न नंबर अंग। सबसे जरूरी, बाघ बाघिन को, बाघ बाघिन को साथ देखकर, साथ देख कर ब्राह्मण बेहोश क्यों हो गया? ब्राह्मण बेहोश क्यों हो गया? कोई बता सकते हैं बेटा कि वो बेहोश क्यों हो गया था? याद आया क्यों हो गया था? हम सुन सकते हैं कि आपका जवाब क्या आ रहा है वहां से, है ना? सही बोले आप सभी। बाघ बाघिन को, उसकी जगह अगर हम होते ना बेटा तो शायद हमारे साथ भी यही होता। को साथ देखकर ब्राह्मण बेहोश हो गया। हो गया क्योंकि उसने सोचा, क्या सोचा था? उसने सोचा कि इस बार दो बाघ क्या करवाने आए हैं? ब्याह कराने आए हैं। छोटा सा दिमाग है तो छोटा ही सोचेगा, है ना? ब्राह्मण बड़ा सीधा था, तो देखकर बस उसके मन में तो यही ख्याल आया कि अब की बार दो लोग आए हैं ब्याह करवाने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आपके मौखिक में दिया हुआ है बेटा। देखिए, बाघ को पिंजरे से किसने निकाला? बाघ को पिंजरे से किसने निकाला? प्रश्नवाचक चिन्ह। सरल सा जवाब सभी को पता है, बाघ को पिंजरे से बाघिन ने निकाला। पूर्ण विराम। ठीक है,
अब इसके बाद में हम अपना अगला प्रश्न करेंगे, अंतिम वाला, जिसके लिए हम इस तरफ का हिस्सा लिखा हुआ यहाँ से मिटा रहे हैं। सभी बच्चों ने ध्यान से उसे लिख लिया होगा। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसको कैप्चर करके भी रख सकते हैं। बाघ ब्राह्मण के लिए बाघ ब्राह्मण के लिए उपहार में क्या लेकर गया? उपहार में क्या लेकर गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, बाघ ब्राह्मण के लिए उपहार में फल लेकर गया। पूर्ण विराम। यही लेकर गया था ना बेटा? तो इस तरह हमारे प्रश्नोत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। सभी छात्र इन्हें ध्यान से करेंगे, कोई भी गलती ना करें, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम इनको यहाँ से हटा रहे हैं। तो हमारे ये 7 क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आज फिनिश होते हैं और सभी लोग इन्हें ध्यान से लिखें। मात्राओं का गलती थोड़ा कम करें बेटा, है ना, क्योंकि वर्तनी ही हमारे लिए भाषा में सबसे मुख्य होती है। तो जितनी ज़्यादा कोशिश करें कि कम से कम गलतियाँ हों, ठीक है। अब आज के लिए इन प्रश्नोत्तर के साथ हम आपसे यहीं से विदा लेते हैं और ये पाठ हमारा आज यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप इस पाठ से संबंधित अपना क्लास वर्क और होमवर्क दोनों साथ में करके हमें बताएंगे और मैं चेक करूँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।